नमस्कार आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को गार्गी क्लासेज हनुमानगढ़ के यूट्यूब वीडियो प्लेटफॉर्म पर भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी की वीडियो सीरीज में आज हम राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है उसी को आगे बढ़ाएंगे और राष्ट्रपति की दूसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं, इससे पहले हमने वीडियो लेक्चर में राष्ट्रपति से संबंधित कार्यपालिका शक्तियों के बारे में बात की थी। आज का हमारा वीडियो लेक्चर राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के संबंध में रहेगा। तो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या क्या हो सकती है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करें विधायी शक्ति के बारे में। तो विधायी शक्ति का अर्थ है हमारा विधि निर्माण से संबंधित शक्ति, और विधि निर्माण का कार्य हमारी संसद के द्वारा किया जाता है। विधि निर्माण जो है या कानून या अधिनियम बनाने का कार्य जो है वो कौन करती है? संसद करती है। कहने का मतलब संसद की जो विधि निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसके संबंध में भी राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्राप्त होती है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? विधायी शक्तियां बोलते हैं, विधि निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत। तो आर्टिकल नंबर 79 जहां से हमारी संसद की शुरुआत होती है, या मैं कहूं कि हमारी विधायिका की शुरुआत होती है, आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 123 के बीच में, 79 से 123 के बीच में कंप्लीटली हमारी किसका वर्णन मिलता है? संसद का वर्णन मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 79 जो है वो अपने पहले ही लैंग्वेज में या पहले ही सेंटेंस में ये कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी और ये संसद तीन चीजों से मिलकर बनेगी। इसमें एक तो राष्ट्रपति रहेगा शामिल, प्लस इसके साथ दो सदन शामिल रहेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। कहने का मतलब दो सदन और राष्ट्रपति ये दोनों मिलकर बनाते हैं भारत की संसद। तो कहने का मतलब यह हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो विधि निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत की जाएगी उस प्रक्रिया को अंतिम स्वीकृति देने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। कहने का मतलब राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग होता है। संसद का क्या होता है? अंग होता है या संसद का भाग होता है। लेकिन यह चीज हमें क्लियर रखनी है कि राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता है। कई बार आपको क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार की लैंग्वेज दे देता है वो कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का सदस्य होता है। सदस्य नहीं है, ना तो लोकसभा का सदस्य होता है राष्ट्रपति और न ही राज्यसभा का सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति इन दोनों के कार्यों को अंतिम स्वीकृति देता है, इसलिए राष्ट्रपति को संसद का एक क्या माना गया है? अंग या इसका एक भाग माना गया है। सदस्य के तौर पर राष्ट्रपति इसका सदस्य नहीं होगा। तो ये जो बात पहले नंबर पर कह रहा है, आर्टिकल नंबर कौन सा है? 79। इसके बाद में आर्टिकल 80 जो है ये राज्यसभा के बारे में है, कंप्लीट आर्टिकल जो है आर्टिकल 80। तो राज्यसभा की संरचना किस प्रकार की होगी, इसका गठन कैसे होगा, उसके बारे में तमाम बातें आर्टिकल 80 के अंदर दी हुई है। राष्ट्रपति के संबंध में ये राज्यसभा के लिए क्या प्रावधान है? तो आर्टिकल 82 के अंतर्गत ये कहा गया है कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा। यानी कि इनका निर्वाचन नहीं होगा, इनका राष्ट्रपति की तरफ से क्या किया जाएगा? मनोनयन किया जाएगा, नॉमिनेशन किया जाएगा इनका। तो पहले तो मैंने बताया था आपको लोकसभा में भी ऐसा प्रावधान होता था जहां आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जिनको अपने बोलते हैं, तो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन जो है वो भी मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, जिनकी संख्या 2 हुआ करती थी। लेकिन हमने पहले डिस्कस किया था कि 104वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ तो इसमें जो एंग्लो इंडियन वाला प्रावधान है इसको क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। तो अब वर्तमान में अगर राष्ट्रपति की शक्ति की बात देखें तो राष्ट्रपति केवल राज्यसभा के लिए सदस्यों को मनोनीत करता है, और वो सदस्य कितने होते हैं? 12 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब ये कौन से क्षेत्र से आते हैं इनके बारे में और डिटेल में बातें हम जब संसद शुरू करेंगे, इसके जस्ट आगे वाला पार्ट, ये तमाम बातें वहां अपने को डिटेल में डिस्कस करनी है। अभी तो हम सिर्फ राष्ट्रपति के संबंध में उन शक्तियों के बारे में देख रहे हैं जो हमें संसद के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त है, सिर्फ उनका ओवरव्यू देख रहे हैं अपने। ये कोई वर्णन नहीं है, डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये सिर्फ हम आर्टिकल और उस आर्टिकल में राष्ट्रपति की शक्ति क्या है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति इसका उपयोग कैसे करेगा वो सारी बातें हमें संसद में पढ़नी है। तो यहां अपने उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन आर्टिकल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जो राष्ट्रपति की संसद से संबंधित विधायी शक्तियों के बारे में बताते हैं। ठीक, इसके बाद में देखिए आर्टिकल नंबर 85, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए आर्टिकल नंबर 85 ये 3 बातें कहता है हमें। संसद के सत्र को आहूत करना, संसद के सत्र को आहूत करने का मतलब है संसद का सत्र बुलाना, संसद का सत्र बुलाना। सत्रावसान करना मतलब संसद के सत्र को समाप्त करना। सत्रावसान का मतलब है संसद के सत्र को क्या करना? समाप्त करना।
और इसके बाद में लोकसभा को भंग या विघटित करने की शक्ति, लोकसभा को भंग या विघटित करने की शक्ति, ये राष्ट्रपति को तीनों शक्तियां प्राप्त होती है आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत। संसद के सत्र को बुलाना यानी कि आहूत करना, संसद के सत्र को एक निश्चित समय के बाद में समाप्त करना, सत्रावसान करना, और लोकसभा को क्या करना, भंग करना या उसको विघटित करने की शक्ति। अब ध्यान रखना है यहां पे राज्यसभा नहीं है, राज्यसभा अपने आप में स्थायी सदन होता है, यानी कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। भंग केवल निश्चित समय अवधि के बाद में कौन होती है, लोकसभा होती है। या तो समय से पहले भंग हो सकती है, या अगर इसका 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाए मान लो, तो ये अपने आप ही भंग हो जाती, स्वतः ही विघटित हो जाती। जैसे अभी हमारे देश में चुनाव हुए लोकसभा के, तो लोकसभा ने, पहली वाली लोकसभा ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया था, तो अपने आप ही लोकसभा क्या हो गई थी, भंग हो गई थी। राष्ट्रपति को भंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन अगर समय से पहले भंग करनी पड़ जाए मान लो, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति आर्टिकल 85 के अंतर्गत 5 साल से पहले भी केवल किसका विघटन कर सकता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। तो यह शक्ति आर्टिकल नंबर 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त रहती है। अब ये संसद के कितने सत्र होते हैं, कैसे समाप्त होते हैं, ये तमाम बातें हम जब संसद पढ़ेंगे उस समय अपने डिटेल में बात करेंगे कि संसद के वर्तमान में कितने सत्र आयोजित होते हैं, उन सत्र के अंदर नियमावली किस प्रकार की होती है, ये तमाम बातें, सत्रावसान कैसे होता है, और लोकसभा अब तक कितनी बार भंग की जा चुकी है राष्ट्रपति के द्वारा, पहली बार कब हुई थी, पहले मध्यावधि चुनाव कब हुए थे भारत में, ये तमाम बातें हमें आगे संसद में पढ़नी है। अभी मैं इनके बारे में कोई भी आपको चीजें डिटेल में नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए आप आर्टिकल नंबर 86, आर्टिकल नंबर 86। ये आर्टिकल नंबर 86 भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो आप आर्टिकल नंबर 86 क्या कहता है, ये राष्ट्रपति को एक अधिकार देता है, राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है, किस बात को लेकर है, कि वो दोनों जो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन या दोनों सदनों को किसी भी समय अभिभाषित कर सकता है। अभिभाषित का मतलब एड्रेसिंग, जाके अपना भाषण दे सकता है, एड्रेसिंग कर सकता है, यानी कि लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से किसी भी सदन में, या दोनों सदनों को एक साथ बुला के, या दोनों सदनों को एक साथ क्या कर सकता है, अभिभाषित कर सकता है, एड्रेसिंग कर सकता है। यह एड्रेसिंग कोई विशेष पर्पज से हो सकती है, या राष्ट्रपति को लगे कि मुझे संसद में किसी देश के मुद्दे के ऊपर अपनी बात रखनी चाहिए, तो वो लोकसभा में जाके चाहे राज्यसभा में जाके चाहे दोनों का कंबाइंड मीटिंग बुला के उनको क्या कर सकता है, अभिभाषित कर सकता है। ये तो किसी भी समय कर सकता है, क्या कर सकता है, किसी भी समय कर सकता है। दूसरी बात अगर अपने देखें, ये दोनों सदनों में से किसी भी सदन को मैसेज भेजने का अधिकार रखता है, संदेश भेजने का भी इसको अधिकार है। अब वैसे अगर संविधान में हम देखें तो केवल एक आर्टिकल नंबर 86 ही ऐसा आर्टिकल है जिसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। बाकी सब जगह जहां भी हम पढ़ेंगे वहां यही पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त, ये पावर्स है और ये राइट्स है। राष्ट्रपति को अधिकार देने वाला जो अनुच्छेद है वो कौन सा है, 86 नंबर। और इस अधिकार के अंतर्गत वो दो चीजें कर सकता है। पहली चीज तो वो किसी भी सदन को या सदनों को किसी भी समय जाकर क्या कर सकता है, अभिभाषित कर सकता है, एड्रेसिंग कर सकता है। और दूसरी जो इसके पास पावर रहेगी वो क्या रहेगी, संदेश भेजने की पावर। अब संदेश किस संबंध में भेजेगा, तो हो सकता है कोई ऐसा बिल या विधेयक लोकसभा में या राज्यसभा में लंबित पड़ा हो, मतलब उस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा हो, ना तो लोकसभा में उसके ऊपर आगे कार्रवाई चल रही है, या राज्यसभा में पड़ा है तो राज्यसभा में उसके ऊपर कार्रवाई नहीं चल रही है। तो ऐसे किसी भी लंबित विधेयक, पेंडिंग विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति किसी भी सदन को क्या भेज सकता है, संदेश भेज सकता है। अब जरूरी नहीं है कि लंबित विधेयक के मामले में ही भेजे, ये तो एक एग्जाम्पल बताया मैंने। कहने का मतलब अन्य विषयों के संबंध में भी संदेश भेज सकता है राष्ट्रपति। तो आपसे तो सीधा सीधा डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी सदन को संदेश भेजने की पावर, किसी भी अधिकार उसका
वो कौन से आर्टिकल के अंदर है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा है? 86 है। तो ये तो सामान्य अभिभाषण है और सामान्य रूप से संदेश भेजने का अधिकार। एक आर्टिकल नंबर 87 की अगर बात करें, ठीक इससे आगे वाला, उसको बोलते हैं राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। राष्ट्रपति का कौन सा अभिभाषण? विशेष, स्पेशल एड्रेसिंग है ये, स्पेशल एड्रेसिंग है ये। और ये स्पेशल एड्रेसिंग किसी एक सदन में नहीं हो सकती, ये दोनों सदनों में एक साथ होती है या दोनों सदनों को समवेत करके होती है। समवेत का मतलब कंबाइंड करके होती है। दोनों की एक साथ मीटिंग बुलाई जाती है, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य एक साथ बैठते हैं और उस समय राष्ट्रपति अपना जो अभिभाषण देता है उसको अपने क्या बोलते हैं? विशेष अभिभाषण बोलते हैं। तो एक सदन में अभिभाषण करने का अधिकार तो 86 देता है, और 87 नंबर वाले में उसके पास एक शक्ति है कि वो संसद के दोनों सदनों को एक साथ क्या कर सकता है? विशेष अभिभाषित कर सकता है। जैसे आज या कल में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होने वाला है। अभी नई लोकसभा बनी थी हमारी, और नई लोकसभा जब भी बनकर आती है उस समय दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स एक साथ बैठते हैं और राष्ट्रपति उनको स्पेशल एड्रेसिंग करता है। इस स्पेशल एड्रेसिंग में हम देखेंगे कि राष्ट्रपति सरकार से संबंधित जितनी भी नीतियां होती हैं, यानी कि आगे आने वाले साल में या आगे आने वाले 5 वर्षों में सरकार क्या करने वाली है, तो सरकार अपनी पॉलिसीज के बारे में, अपने निर्णयों के बारे में, अपनी सोच के बारे में एक भाषण तैयार करके राष्ट्रपति को देती है। कहने का मतलब इस विशेष अभिभाषण में राष्ट्रपति जो भी बात बोलेगा वो स्वयं के विवेक से नहीं बोलेगा, खुद के द्वारा तैयार किए हुए भाषण के रूप में नहीं बोलेगा। ये भाषण उसको मंत्रिपरिषद तैयार करके देगी। तो मंत्रिपरिषद जब भाषण तैयार करेगी तो वो उस तमाम भाषण के अंदर अपनी सरकार से संबंधित निर्णय, नीतियों, सोच, आइडिया, दृष्टिकोण, इन सब के बारे में बात बताएगी। तो राष्ट्रपति इस अभिभाषण में अपनी तरफ से कोई शब्द न तो जोड़ सकता है न घटा सकता है। एज इट जैसा मंत्रिपरिषद ने उसको अभिभाषण तैयार करके दे दिया, राष्ट्रपति सेम टू सेम उसी लैंग्वेज में क्या करेगा? अभिभाषण करेगा या अपना भाषण देगा। तो ये दोनों सदनों के समवेत होने की अवस्था कब आ सकती है? तो एक अवस्था तो हमने देखी कि जब भी नई लोकसभा चुनकर आएगी, नई लोकसभा का चुनाव होकर आएगा, तो हर 5 साल के बाद एक बार, या 5 साल से पहले अगर लोकसभा भंग हो जाए, नई लोकसभा चुनकर आ जाए, तो उस समय नई लोकसभा के चुनाव के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को समवेत रूप से, कंबाइंड रूप से क्या करता है? एड्रेसिंग करता है। और दूसरी बात कब हो सकता है? प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र के दौरान, संसद के पहले सत्र के दौरान दोनों को एक साथ बुलाकर अभिभाषित करता है। अब इस लाइन का अर्थ आप ऐसे समझो कि वर्तमान में हमारे संसद के 3 सत्र आयोजित होते हैं, 3 सेशन चलते हैं। उसमें जो पहला सेशन होता है उसको हम बजट सेशन बोलते हैं, बजट सत्र बोलते हैं। यानी कि जनवरी का जो महीना होता है उसमें तो कोई सत्र आयोजित नहीं होता, ये तो अवकाश का महीना होता है। लेकिन फरवरी से लेकर मई के बीच में जो सेशन चल सकता है उसको हम बोलते हैं बजट सत्र। क्या बोलते हैं? बजट सत्र बोलते हैं उसको। इसके बाद में जून के महीने में फिर सत्रावकाश आ जाता है, कोई अधिवेशन आयोजित नहीं होता है। फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर, सितंबर तक ही, ये जो 3 महीने होते हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले, इसमें जो अधिवेशन आयोजित होता है या जो सत्र आयोजित होता है उसको हम बोलते हैं मानसून सत्र। क्या बोलते हैं? मानसून सत्र बोलते हैं। फिर अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें फिर अवकाश आ जाता है 1 महीने का, और फिर अगला जो सेशन चलता है वो नवंबर, दिसंबर में चलता है, उसको हम शीतकालीन सत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीतकालीन सत्र। तो इन तीनों सेशन में साल का सबसे पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र होता है। तो हर एक साल, प्रत्येक वर्ष संसद के पहले सत्र या मैं कहूं बजट सत्र जो होता है, उस दौरान दोनों सदनों को एक साथ संवेद करके राष्ट्रपति क्या करता है? अपना अभिभाषण देता है। तो ये एनी टाइम नहीं हो सकता। जैसे 86 में तो राष्ट्रपति कभी भी सदन को क्या कर सकता है? अभिभाषित कर सकता है। एक सदन को कर सकता है, दोनों सदनों को कर सकता है। यहां एक सदन को नहीं है, यहां
दोनों सदनों को संवेद करके एक करके फिर एड्रेसिंग करता है। और ये एड्रेसिंग किसी भी समय नहीं हो सकती, ये केवल दो ही अवस्थाओं में होती है, जब नई लोकसभा का चुनाव होकर लोकसभा चुनकर आती है तब, और दूसरी प्रत्येक वर्ष जब संसद का पहला बजट सत्र आयोजित होता है उस समय राष्ट्रपति दोनों को क्या करता है, संवेद इकट्ठे रूप से क्या करेगा, अभिभाषित करेगा। और यह विशेष इसलिए है क्योंकि इसमें तैयार किया जाने वाला भाषण जो है वो राष्ट्रपति स्वयं तैयार नहीं करता, बल्कि कौन तैयार करती है, मंत्रिपरिषद तैयार करके देती। तो ये आर्टिकल नंबर 86 और 87 जो ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित है। एक तो हमने जनरल पढ़ा और एक हमने पढ़ा विशेष। देखिए आप यहां से 86 में देखिए आप, सदनों को अभिभाषण करने का या किसी एक सदन को भी अभिभाषित करने का और संदेश भेजने का अधिकार, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, संदेश भेजने का अधिकार। तो ये एक अनुच्छेद है 86 नंबर वाला जो राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता है। बाकी सब जगह तो राष्ट्रपति के संबंध में शक्तियां शब्द ही काम में ली गई है, अधिकार वाली बात या राइट वाली जो बात लिखी गई है वो आर्टिकल नंबर 86 में लिखी गई है। ठीक, आगे देखिए आप आर्टिकल नंबर 87, अभी जैसी हमने बात की, ये राष्ट्रपति का क्या है, विशेष अभिभाषण है। देखिए आप ये राष्ट्रपति का क्या है, विशेष अभिभाषण है। इसमें क्या करेगा राष्ट्रपति, दोनों सदनों को संवेद करके, दोनों सदनों को क्या करेगा, संवेद करेगा, कंबाइंड करेगा, और कंबाइंड करके ऐसी बैठक आयोजित करेगा। तो ये दो अवसरों पर पॉसिबल हो सकती है, कब, जब नई लोकसभा का क्या हो सकता है, गठन होता है उस समय, नई लोकसभा के गठन के समय, और दूसरा हर साल शुरू होने वाला बजट सत्र जो होता है उसके स्टार्टिंग में। अब राष्ट्रपति का यह अभिभाषण जो है वो कौन तैयार करता है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। उसी के द्वारा तैयार किया हुआ भाषण जो है वो राष्ट्रपति क्या करता है, इसमें पढ़ता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल नंबर 86 और 87 जो है ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित। चलिए नेक्स्ट आप देखिए आर्टिकल नंबर 95 फर्स्ट, या आर्टिकल नंबर 95, जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आती है, नई लोकसभा का चुनाव होगा, आम चुनाव, और नए सदस्य चुनकर आएंगे, तो उन सदस्यों को लोकसभा सदस्य की शपथ दिलाने के लिए, लोकसभा सदस्य के तौर पर क्या दिलाने के लिए, शपथ दिलाने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से एक व्यक्ति को लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। लोकसभा का क्या बनाया जाता है, अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसी अस्थायी अध्यक्ष को एक नाम दिया गया है प्रोटेम स्पीकर का, प्रोटेम स्पीकर। तो राष्ट्रपति सबसे पहले जैसे ही नई लोकसभा चुनकर आएगी उसके सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए, यानी कि सांसद, लोकसभा के जो सांसद होंगे उनको शपथ दिलाने के लिए सबसे पहले एक अस्थायी अध्यक्ष बनाएगा, और उस अस्थायी अध्यक्ष को हम क्या बोलेंगे, प्रोटेम स्पीकर बोलेंगे। तो प्रोटेम स्पीकर हमेशा राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है, नियुक्त किया जाता है। ठीक, फिर देखिए आर्टिकल नंबर 103, 103, ये किसके संबंध में कहता है, देखो इसमें क्या है, आर्टिकल नंबर जो 102 है हमारा, आर्टिकल नंबर 102, वो एक बात कहता है कि संसद का कोई भी सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है। संसद का कोई भी सदस्य अयोग्य करार दिया जा सकता है और उसके आधार पर उसकी सदस्यता को रद्द किया जा सकता है। सदस्यता उसकी क्या हो सकती है, रद्द हो सकती है। तो वो जो संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित करने के आधार क्या हो सकते हैं, किन आधारों पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उन आधारों का वर्णन तो मिलता है आर्टिकल नंबर 102 में, जिनके आगे हम संसद में चर्चा करेंगे। जैसे कोई विकृत हो गया, दिवालिया हो गया, विदेशी नागरिकता किसी ने ग्रहण कर ली, कोई भी रीजंस हो सकते हैं। तो उसके अंतर्गत अगर किसी सदस्य को अयोग्य करार दिया गया है तो उसके ऊपर निर्णय कौन लेगा। तो आर्टिकल नंबर 102 के अंतर्गत किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 103 के अंतर्गत 102 में तो वो सारे आधार बताए गए हैं, और 103 नंबर आर्टिकल में उन आधारों पर, यानी कि अयोग्यता से संबंधित विवाद पर निर्णय लेने का काम जो है वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति ये कार्य अकेला नहीं करेगा, इसमें वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की राय लेगा। भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसकी सलाह या राय के आधार पर किसी भी सांसद को
आर्टिकल 102 के अंतर्गत अयोग्य करार दे सकता है और उस आधार पर उसकी सदस्यता क्या की जा सकती है, रद्द की जा सकती है। तो ये जो विधायी शक्ति राष्ट्रपति की रहती है, ये आर्टिकल नंबर 103 के संबंध में, 103 के संबंध में, ये सारे आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। जब राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित प्रश्न पूछेगा आपसे तो ये आर्टिकल ही पूछेगा आपसे कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी संसद सदस्य को अयोग्य करार दे सकता है या किसकी मदद से अयोग्य करार दिया जा सकता है। तो ये निर्वाचन आयोग की सलाह के अनुसार राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है, अयोग्य घोषित कर सकता है। तो 95 में प्रोटेम स्पीकर के बारे में और 103 जो है उसमें किसके बारे में, अयोग्यता के बारे में बात करता है। अब देखिए आप एक इंपॉर्टेंट सा अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 108 108 और इसके हेडिंग रहती है संयुक्त बैठक का आयोजन, ज्वाइंट मीटिंग का आयोजन, ज्वाइंट मीटिंग। एक तो अभी हम आर्टिकल नंबर 87 में पढ़ रहे थे, ज्वाइंट मीटिंग हो रही थी विशेष अभिभाषण के समय, लेकिन उसके अलावा भी राष्ट्रपति संयुक्त बैठक का मैसेज भेज सकता है या संयुक्त बैठक को आयोजित करवा सकता है। लेकिन यह हर समय या हर घड़ी नहीं हो सकता, ऐसा सिर्फ एक अवस्था में हो सकता है। देखिए आप, संसद का मुख्य कार्य मैंने बताया था आपको, विधि निर्माण करना होता है, कानून बनाना होता है, और कानून के संबंध में इसके द्वारा जो भी विधेयक लाए जाते हैं, जो भी क्या लाए जाते हैं, विधेयक लाए जाते हैं, ये विधेयक अपने आप में 3 टाइप के होते हैं। इनमें एक होते हैं साधारण विधेयक। कौन से विधेयक? साधारण विधेयक होते हैं। दूसरे विधेयक होते हैं, उनको सामान्य भाषा में अपने धन विधेयक बोल देते हैं, धन विधेयक। बाकी तो इनको वित्त विधेयक कहा जाता है। वित्त विधेयक का एक प्रकार होता है धन विधेयक, लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसको धन विधेयक ही बोल देंगे। और तीसरे होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। तीसरे विधेयक होते हैं कौन से? संविधान संशोधन विधेयक। यानी कि इन 3 विधेयकों के माध्यम से संसद कोई विधेयक लाकर विधि निर्माण का कार्य कर सकती। तो संयुक्त बैठक वाला जो प्रावधान है वो ना तो धन विधेयक पर लागू होता है और ना ही संविधान संशोधन विधेयक पर लागू होता है। याद रखना आप, धन विधेयक केवल और संयुक्त बैठक केवल और केवल कौन से विधेयक पर आयोजित की जा सकती है? साधारण विधेयक पर आयोजित की जा सकती है। अब क्यों आयोजित होगी साधारण विधेयक पे? किसी विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा यदि एक मत न हो या कुछ ऐसी बातें हो जिनके ऊपर लेकर दोनों के बीच में गतिरोध बना हुआ है या दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट या विवाद बना हुआ है, तो राष्ट्रपति यह चाहेगा कि इन दोनों में एक साथ बिठा के इनको, और जिन जिन मुद्दों पर इनके बीच में असहमति बनी हुई है उस असहमति को दूर कर दिया जाए और वो जो विधेयक है वो पास हो जाए, यानी कि वो विधि या कानून का रूप ले ले। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच आपस में मतभेद होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कोई गतिरोध होते हैं, तो राष्ट्रपति दोनों को एक साथ बैठाकर संयुक्त बैठक आयोजित करता है। तो संयुक्त बैठक का आयोजन केवल और केवल एक ही विधेयक पर हो सकता है। कौन सी है वो? साधारण विधेयक। यह बात स्पेशली आपको ध्यान रखनी। धन विधेयक के ऊपर और संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता। और कौन से आर्टिकल के अंदर यह संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? आर्टिकल नंबर 108 के अंदर। अब इसकी पूरी क्रियाविधि जो है वो आगे हम अगले संसद वाले पार्ट में पढ़ने वाले। अभी तो सिर्फ हम उस आर्टिकल की बात कर रहे हैं जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक आयोजित करता है। तो यह साधारण विधेयक पर प्रतिरोध या गतिरोध उत्पन्न होने पर आयोजित होती है और इसकी अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाएगी। संयुक्त बैठक जब भी आयोजित होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा। और आर्टिकल नंबर 118 के अंतर्गत ये इसकी अध्यक्षता करता है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें कि लोकसभा अध्यक्ष अगर पद खाली हो तो फिर अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का उपाध्यक्ष कर लेगा। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो तो फिर कौन करेगा? तो राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, बस राज्यसभा का उपसभापति ही इसकी अध्यक्षता कर सकता है। यानी कि पहली प्रायोरिटी तो किसको मिलेगी? लोकसभा अध्यक्ष को मिलेगी। दूसरे नंबर पर इसकी जो अध्यक्षता कर सकता है वो लोकसभा का उपाध्यक्ष कर सकता है। और अगर ये दोनों ही पद खाली हो तो फिर तीसरे नंबर पर जो अध्यक्षता की प्रायोरिटी मिलेगी वो राज्यसभा के उपसभापति को मिलेगी। सभापति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। यानी कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है,
जिसको सभापति बोला जाता है, उपराष्ट्रपति के द्वारा कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि यह सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य होता है, उपाध्यक्ष भी सदस्य होता है, उपसभापति भी राज्यसभा का सदस्य होता है, लेकिन सभापति चूंकि राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसलिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कभी भी सभापति के द्वारा नहीं की जाएगी। और भी कई सारी बातें हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल नंबर 108 में। अभी तो सिर्फ आप 3 बातें ध्यान रखिए कि संयुक्त बैठक का आयोजन आर्टिकल नंबर 108 के अंतर्गत होगा, और यह बैठक केवल कौन से विधेयक पर आयोजित हो सकती है? साधारण विधेयक पर, धन विधेयक पर या संविधान संशोधन विधेयक पर इसका आयोजन नहीं होगा। और जब भी यह आयोजित होगी, इसकी अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति कौन होगा? लोकसभा अध्यक्ष होगा। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट एक और आर्टिकल पे बात करते हैं अपने। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल नंबर 111, जिसके संबंध में हम बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति जो है वो संसद का अंग माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि मैंने बताया था विधि निर्माण की अंतिम स्वीकृति या विधि निर्माण को अंतिम अनुमोदन कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। यानी कि संसद का काम तो केवल विधेयक लाना होता है और उस विधेयक को संसद द्वारा पारित कर दिया जाता है, लेकिन उस पारित विधेयक के ऊपर अंतिम जो हस्ताक्षर करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है। और उसके हस्ताक्षर होने के बाद ही वो विधेयक अधिनियम बनता है, कानून बनता है। तो जब तक राष्ट्रपति के सिग्नेचर नहीं होंगे तब तक विधेयक विधेयक ही रहेगा, मतलब स्थायी कानून नहीं बन पाएगा। तो संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ये केवल विधेयक ला सकती है, विधेयक को पारित कर सकती है। पारित करने के बाद में उसको अंतिम स्वीकृति देने का काम जो है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति के द्वारा जब अपने हस्ताक्षर इस पर कर दिए जाएंगे तो वो अधिनियम या कानून बन जाएगा और उसको लागू कर दिया जाएगा। तो अब ये जो संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की जो स्वीकृति दी जाएगी, जिसके द्वारा कोई भी अधिनियम बनेगा, उस अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति ये जो अपने सिग्नेचर करेगा, हस्ताक्षर करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा, या थोड़े समय के लिए रोक लेगा या कभी नहीं करेगा। तो यहां राष्ट्रपति के सामने कई विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के सामने क्या होते हैं? विकल्प होते हैं, ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन क्या होते हैं कि या तो वो उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर दे, स्वीकार कर ले उसको। दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वो उस पर सिग्नेचर करने से इनकार कर दे, अस्वीकार कर दे उसको। या ऐसा भी हो सकता है कि वो उस विधेयक को एक बार दोबारा संसद के पास भेज दे कि आप इसके ऊपर एक बार दोबारा विचार करो, पुनर्विचार करो आप इसके ऊपर। और या ऐसा भी संभव हो सकता है कि वो इन तीनों का उपयोग ही ना करे, उपरोक्त में से कोई नहीं, ना तो स्वीकार करे, ना अस्वीकार करे, ना पुनर्विचार के लिए भेजे, अपने पास ही रख ले। क्या कर ले? अपने पास ही रख ले। तो ये जो अनुच्छेद नंबर 111 के संबंध में राष्ट्रपति को जो विकल्प उपलब्ध होते हैं, इन विकल्पों को ही बोला जाता है राष्ट्रपति की वीटो पावर। राष्ट्रपति की क्या बोला जाता है? वीटो पावर बोला जाता है। यानी कि राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक पर क्या निर्णय लेगा, तो उस निर्णय के संबंध में उसको जो पावर्स प्राप्त होती है, शक्तियां प्राप्त होती है, उन्हीं शक्तियों को हम क्या बोल रहे हैं? वीटो पावर बोल रहे हैं। हिंदी में बोलें तो राष्ट्रपति के विशेषाधिकार हैं, स्पेशल राइट है विधेयक के संबंध में, उसको विशेषाधिकार। अब ये वाली बात हो जाए तब तो कोई दिक्कत है ही नहीं कि संसद से पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास जाए, जाते ही वो उसके ऊपर सिग्नेचर कर दे, सिग्नेचर होते ही वो अधिनियम या एक्ट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रपति अस्वीकार कब करेगा, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कब लौटाएगा, और राष्ट्रपति इसको अपने पास कब रखेगा, ये जो पावर्स होती है इन्हीं को अपने वीटो पावर बोलते हैं। तो जब राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाए, मना कर दिया जाए कि इसके ऊपर मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, तो यह मना करने का काम जिस वीटो के अंतर्गत करता है उस वीटो को बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। इंग्लिश वाला नाम ठीक है इसका, एब्सोल्यूट वीटो बोलते हैं इसको। मतलब जिसका कोई अपवाद नहीं है, जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं है,
राष्ट्रपति उसको मना कर दे तो कर दे। ऐसी जो वीटो होती है उसको आत्यंतिक या इसको हम पूर्ण वीटो भी बोल सकते हैं, कंप्लीट वीटो भी बोल सकते हैं। तो ये कंप्लीट वीटो या आत्यंतिक वीटो या एब्सोल्यूट वीटो, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर सिग्नेचर करने से क्या कर देगा, इनकार कर देगा या उसके ऊपर मना कर देगा कि मैं इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करूंगा। लेकिन हमने आर्टिकल नंबर 74 देखा था और उसमें हमने कहा था कि आर्टिकल नंबर 74 के अंतर्गत मंत्री परिषद की सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए क्या होगा, बाध्यकारी होगा, बाध्यकारी होगा। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति मना कैसे कर सकता है? उसके पास ऐसा कौन सा राइट होता है जिसके द्वारा वो किसी विधेयक के पर अनुमति देने से इनकार कर दे? तो ऐसा दो अवस्थाओं में संभव होता है। जब कोई विधेयक किसी मंत्री द्वारा लाया जाता है उसको तो बोलते हैं सरकारी विधेयक। सरकार का कोई मंत्री अगर कोई विधेयक लेके आए उस विधेयक को क्या कहा जाता है, सरकारी विधेयक कहा जाता है। मंत्री के अलावा कोई अन्य सदस्य अगर विधेयक लेके आता है तो उसको गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैर सरकारी विधेयक कहा जाता है। तो राष्ट्रपति कभी भी मंत्री द्वारा लाए गए सरकारी विधेयक पर तो यह वीटो इस्तेमाल में नहीं ले सकता। लेकिन अगर किसी सामान्य सदस्य के द्वारा यह विधेयक लाया गया है, कहने का मतलब गैर सरकारी प्रकार का विधेयक अगर है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति अपनी इस वीटो पावर का उपयोग कर सकता है। तो राष्ट्रपति अपनी पूर्ण वीटो, कंप्लीट वीटो या आत्यंतिक वीटो का प्रयोग कब करेगा? जब विधेयक की प्रकृति कैसी हो, गैर सरकारी प्रकार की। सरकारी वाले मामले में तो नहीं करेगा। दूसरी एक स्थिति और बन सकती है कि इधर से विधेयक पारित होकर राष्ट्रपति के पास गया सिग्नेचर होने के लिए और उसी समय मंत्रिपरिषद ने अपना त्यागपत्र दे दिया। उसी समय मंत्रिपरिषद ने क्या दे दिया, अपना त्यागपत्र दे दिया, या मंत्रिपरिषद भंग हो गई, मान लो लोकसभा भंग हो गई मान लो। तो ऐसी स्थिति में जब नई लोकसभा बनकर आएगी तो नई लोकसभा आएगी तो नई मंत्रिपरिषद बनेगी और वो नई मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह सलाह दे दे कि पुराने वाले सारे विधेयक कैंसिल करो, उनके ऊपर अनुमति नहीं देनी। तो राष्ट्रपति उस अवस्था में भी उस विधेयक के ऊपर अनुमति देने से क्या कर सकता है, इनकार कर सकता है। तो पूर्ण वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति दो ही केसेस में करता है। एक तो जब विधेयक की प्रकृति कैसी हो जाए, गैर सरकारी प्रकार की हो जाए, और दूसरा नई लोकसभा चुनकर आ जाए, नई मंत्रिपरिषद बनकर आ जाए और वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को पहले वाले सारे विधेयक जो उसके पास लंबित पड़े हैं या पेंडिंग पड़े हैं उन पर साइन करने से उसको क्या कर दे, मना कर दे। ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति विधेयक को अनुमति नहीं देगा। नंबर एक बात। अब अपने पास आती है पुनर्विचार वाली शक्ति। पुनर्विचार वाली शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति कर सकता है। क्यों करेगा? एक तो इसके पीछे कारण यह होता है कि राष्ट्रपति को अगर यह लगता है कि इसमें कोई खामी है विधेयक में, अभी इसको दोबारा संसद एक बार देख ले, या राष्ट्रपति ये सोच ले कि इसको थोड़े समय के लिए विधेयक या कानून बनने से मुझे रोकना है, पुनर्विचार के लिए लौटाऊंगा तो 15-20 दिन, 2 महीने, 3 महीने बाद आएगा ये मेरे पास, तब की तब देखेंगे। तो राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक को थोड़े समय के लिए कानून बनने से रोकना चाहे, पेंडिंग करना चाहे, तो वो अपनी वीटो इस्तेमाल में ले सकता है। कौन सी? पुनर्विचार वाली। लेकिन इसका प्रयोग केवल एक ही बार कर सकता है, एक से ज्यादा बार इसका प्रयोग नहीं कर सकता। कहने का मतलब पुनर्विचार के बाद अगर संसद ये विधेयक भेजती है तब उसको अनुमति देना अनिवार्य होगा, तब वो अनुमति देने से इनकार नहीं कर सकता। उसको 100% अनुमति क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। लेकिन बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल क्या करेगा, एक ही बार इसका इस्तेमाल करेगा। तो संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो ऐसी शक्ति को क्या बोलेंगे, पुनर्विचार, या इसको बोलते हैं निलंबनकारी शक्ति। इसका नाम क्या है? निलंबनकारी वीटो पावर बोलते हैं इसको, अपने निलंबनकारी के नाम से। तीसरी ये भी हो सकती है कि राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो स्वीकार करे, न स्वीकार करे, न पुनर्विचार के लिए लौटाए। तो ऐसी जो वीटो पावर होती है जिसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रख लेता है, उसको बोलते हैं पॉकेट वीटो, या इसको बोलते हैं जेब वीटो, कि अपनी जेब में डाल लिया उस विधेयक को। अब राष्ट्रपति ऐसा क्यों कर सकता है? तो राष्ट्रपति ऐसा इसलिए कर सकता है कि हमारे संविधान में कहीं भी उस समय सीमा का वर्णन नहीं किया गया है कि राष्ट्रपति को कितने समय में विधेयक के ऊपर अपना निर्णय लेना है।
15 दिन में लेना है, 20 दिन में लेना है, कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, कितने समय में राष्ट्रपति डिसीजन लेगा, इस समय अवधि की कोई भी बात संविधान में नहीं लिखी हुई। तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको स्वीकार कर ले, अस्वीकार कर ले, पुनर्विचार के लिए लौटा दे, और कोई काम न करे तो उसको अपने पास रख लेगा अनिश्चित समय के लिए, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लेगा। तो ऐसी जो वीटो पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं, जेब वीटो बोलते हैं। तो आर्टिकल नंबर 111 जो है 111 ये राष्ट्रपति की वीटो पावर्स के बारे में है, जो संसद के द्वारा पारित किए गए किसी विधेयक के संबंध में अंतिम निर्णय लेने के संबंध में उसको दी जाती। ठीक है, तो ये वीटो पावर्स हमारी यहां राष्ट्रपति के संबंध में रहती। ये देख लीजिए आप, अंतिम रूप से अपने यहां बात कर देते हैं। तो राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। निलंबनकारी वीटो, तो निलंबनकारी वीटो का हमारा मतलब क्या है कि विधेयक को एक बार के लिए क्या कर दे, पुनर्विचार के लिए लौटा दे। लेकिन जैसा मैंने अभी बताया, ये विधेयक 3 प्रकार के होते हैं हमारे पास। एक साधारण होते हैं, एक धन विधेयक होते हैं, और एक कौन से होते हैं, संविधान संशोधन विधेयक होते हैं। इन 2 को नहीं लौटा सकता। जैसे संयुक्त बैठक केवल किस पर हो सकती थी, साधारण पर हो सकती थी, वैसे निलंबनकारी वीटो का प्रयोग भी केवल साधारण विधेयक पर ही किया जा सकता है। यह बात स्पेशली ध्यान रखना। पेपर में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सीधा सीधा ये क्वेश्चन देता है कि धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकता है, नहीं लौटा सकता। उसके ऊपर 100% अनुमति देनी पड़ेगी या उसको अस्वीकार करना पड़ेगा, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। और दूसरी बात, संविधान संशोधन विधेयक जो है, इसको तो आगे हम देखेंगे कि इसको 100% स्वीकृति ही देनी पड़ेगी। ना तो इनकार कर सकता, ना पुनर्विचार के लिए लौटा सकता, ना अपने पास रख सकता, कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ बंधे हुए। संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति के पास केवल एक ही विकल्प होता है, और वो होता है उसको स्वीकृति देना। यहां उसके पास 2 विकल्प हो सकते हैं, लेकिन निलंबनकारी वीटो का प्रयोग वो नहीं करेगा। आगे मैं इन तीनों को समराइज कर दूंगा आपके सामने, तो ये बातें अपने क्लियर हो जाएगी। यहां से एक क्वेश्चन पक्का कोई ना कोई निकलेगा। ये देखो आप, अत्यंतिक वीटो, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुई है। अत्यंतिक वीटो, इसी को पूर्ण वीटो बोलते हैं। ठीक है, कि विधेयक को क्या कर दे, पूरी तरीके से अस्वीकार कर दे। तो ऐसा 2 परिस्थितियों में संभव हो सकता है, जब विधेयक की प्रकृति कैसी हो, निजी हो, निजी या गैर सरकारी कह सकते हैं हम इसको। तो संसद का वह सदस्य जो मंत्री नहीं है, उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक जो होता है उसको निजी या गैर सरकारी बोलते हैं। और दूसरा, सरकारी विधेयक भी अस्वीकृत हो सकता है। कब हो सकता है, यदि मंत्रिमंडल बदल गया है, यानी कि पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति शेष है और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को अनुमति न देने की क्या कर दे, सिफारिश कर दे, तो उस समय राष्ट्रपति इसके ऊपर अनुमति नहीं देगा। इसके बाद थर्ड जो वीटो है वो हमारी कौन सी है, पॉकेट वीटो है। और पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी विधेयक पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो इसी की वजह से वो विधेयक पर ना तो अपनी सहमति देता है, ना ही असहमति देता है, और ना ही उसको क्या करता है, पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है। तो ऐसा आज तक एक बार एक राष्ट्रपति के द्वारा इस वीटो पावर का प्रयोग किया गया था, और वो राष्ट्रपति थे हमारे स्वर्गीय ज्ञानी जेल सिंह। 1986 में उन्होंने भारतीय पोस्ट ऑफिस विभाग से जुड़ा हुआ एक विधेयक था, पोस्ट ऑफिस से, डाकघर से जुड़ा हुआ एक विधेयक था, और उसको अपने पास रख लिया था। न तो उसके ऊपर सहमति दी, न असहमति दी, और न पुनर्विचार के लिए लौटाया। तो ये 3 प्रकार की जो वीटो पावर्स होती है, ये राष्ट्रपति को कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दी गई है, 111 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें से बड़े शानदार क्वेश्चन बनते हैं। आगे अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि कैसे लैंग्वेज के अंदर ट्विस्ट डाल के और ऑप्शन की भाषा बदल देता है, या क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो चेंज कर देता है। तो आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो यहीं तक रहेगा, जिसमें हमने राष्ट्रपति की आर्टिकल नंबर 111 तक की समस्त शक्तियों का वर्णन देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे अपने, और कुछ और विधायी शक्तियों के संबंध में राष्ट्रपति की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।